स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करना चाहता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जीत के लिए इतने डेस्परेट, इतने बौखला गए हैं कि वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं? दोस्तों, जो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, शायद वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। क्या आप जानते हैं कि इंडिया टीवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया? जी हां, आप अब तक न्यूज चैनल्स में सुनते होंगे कि अक्सर न्यूज चैनल्स में जो एंकर्स होते हैं वो कहते हैं, आइए अब चलते हैं दिल्ली, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता टेलीफोन पर। मगर देश के प्रधानमंत्री के साथ तो आमने सामने बैठकर इंटरव्यू होता है ना। मगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए इस कदर डेस्परेट, इस कदर बौखला गए हैं कि अब वो टेलीफोन पर इंटरव्यू दे रहे हैं। साहब, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और सबसे शर्म की बात है दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले चरण के मतदान से भी एक रात पहले 8 बजे प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 10 मिनट का इंटरव्यू ANI को दिया था। और वही अब हो रहा है दोस्तों। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए। जैसा कि पहले चरण के मतदान में हुआ था, एक रात पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू रात को 8 बजे दिखाया गया था, तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाया गया था। और अब क्या हो रहा है? आज सुबह 8 बजे से, जब से वोटिंग शुरू हुई है, तमाम न्यूज चैनल्स पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या इस देश में चुनाव आयोग या आचार संहिता नाम की कोई चीज है? वाकई शर्मनाक है। न सिर्फ इंडिया टीवी, बल्कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इतरा रहे हैं कि मैंने दैनिक जागरण को भी इंटरव्यू दिया। कौन सा अखबार? दैनिक जागरण। वो दैनिक जागरण जिसे 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार से 2017 से लाखों करोड़ों रुपए सरकारी विज्ञापन मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री उन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं और सबसे अजीबोगरीब बात, इंडिया टीवी को फोन पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और जो सवाल पूछे गए ना दोस्तों, वो बहुत ही हास्यास्पद हैं। सवाल क्या पूछे गए हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहला जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप थकते नहीं क्या? थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये किंवदंतियां हैं, ये कथाएं फैलाई गई हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक तालाब में कूदकर मगरमच्छ को हाथ में पकड़ ले आए थे, या जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सरकार बनने से पहले कहा था कि भाई ये चीन को हमें लाल आंख दिखाना चाहिए। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप थक तो नहीं जाते? बार बार मीडिया इस तरह से पत्रकारिता को शर्मसार कर रहा है। अब आप समझते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया की विश्वसनीयता क्यों खत्म होती जा रही है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री से दूसरा सवाल क्या पूछा गया था। और सर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि, और मेरे लिए वो एक ब्रह्म रहस्य की तरह है कि एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहां से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। 2 चीजें। सवाल यह पूछा गया कि आपके खिलाफ एक प्रचार तंत्र काम करता है, विपक्ष काम करता है, एक इकोसिस्टम काम करता है, इसके बावजूद आप में इतनी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता कहां से आती है? 130 करोड़ की आबादी का देश है भारत और उसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, संसद में उसकी 300 सीटें हैं और उनके प्रधानमंत्री यानी कि उनके जो सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोसिस्टम से घबरा गए।
कुछ सवालों से घबरा गए। यानी कि जब तक उनसे इस तरह के सवाल किए जाएंगे कि आपके अंदर सकारात्मकता कहां आती है, या आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, या आप आम काट के या चूस के खाते हैं, तब तक तो ठीक है। मगर जैसे ही उनसे अभिसार शर्मा कड़े सवाल पूछेंगे तो उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। वो कहां से सकारात्मकता लाते हैं, मैं यही तो समझना चाहता हूं। सकारात्मकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनावों में शमशान कब्रिस्तान की बात कर दी थी साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इत्तेफाकन आज 14 फरवरी है, पुलवामा हमले की बरसी है, इसी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वोट मांगे थे खुलेआम, जबकि चुनाव आयोग का फरमान था कि आप पुलवामा हमले पर वोट नहीं मांग सकते। 40 जवान शहीद हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से वोट मांगती है कि क्या आपका पहला वोट पुलगामा के लिए मिल सकता है क्या? और फिर ये लोग सकारात्मकता की बात करते हैं। आगे सुनिए और क्या पूछा उन्होंने। जैसे एक चीज मैंने देखा सर, पार्लियामेंट सेशन में दोनों ही हाउस में जनता के सामने पार्लियामेंट के मार्फत आपने एक तथ्य रखा और सारी चीज उसमें फैक्ट्स रखे गए थे, और उसके बावजूद विपक्षी दलों का कुछ रवैया बड़ा विचित्र किस्म का था। फिर भी आपके चेहरे पे तनाव नहीं, और वहां से आप पार्लियामेंट में ही अपने दफ्तर में पहुंचे और अगले सरकारी काम में जुट गए। ये कैसे होता है? चेहरे में कोई तनाव नहीं। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से बौखला गए थे। उनका पूरा भाषण कांग्रेस पर केंद्रित था। राहुल गांधी के एक भाषण से बुरी तरह से हिल गए थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आप महंगाई की बात करो। प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आप बात कीजिए कि पिछले 1 साल में 700 किसान की मौत हो गई है, आपने अब तक उस पर एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मोनू मिश्रा, किसानों के जो हत्या का आरोपी है, उसे बेल मिल गई है। उनके पिता अजय मिश्रा टेनी अब भी आपकी सरकार में मंत्री हैं। ये मीडिया ये सब सवाल नहीं पूछता है दोस्तों। और फिर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री में सकारात्मकता है। और जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया दोस्तों। और यही नहीं, पढ़िए जागरण के साथ मेरा इंटरव्यू, जिसमें मैंने कई मुद्दों पर विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। मैंने तो पढ़ा ही नहीं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, मगर मैं जानता हूं कि दैनिक जागरण जैसा अखबार उनसे क्या सवाल पूछ सकता था। जिस अखबार को 2014 से लगातार शायद सबसे ज्यादा सरकारी विज्ञापन मिल रहे हो, आपको क्या लगता है कि वो अखबार कड़े सवाल पूछेगा? आज मुद्दा यह नहीं कि प्रधानमंत्री ने इन इंटरव्यूज में क्या कहा। आज मुद्दा यह है कि किस तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की बखिया उधेड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन वोट पढ़ रहे हैं उस दिन इंटरव्यूज दे रहे हैं। खुलेआम ये सब हो रहा है दोस्तों, और ये अपने आप में कितना शर्मनाक है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री का रवैया और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान। क्या कह रहे हैं, पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वे रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। गजवाए हिंद, जिस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया है, आप में से जो लोग नहीं समझते गजवाए हिंद का मतलब क्या है, गजवाए हिंद का सरल अनुवाद यह है कि मुस्लिम आक्रांता भारत पर हमला करके भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। इस अभियान को या इस हमले को गजवाए हिंद कहते हैं। क्या आप जानते हैं, गजवाए हिंद इस शब्द का इस्तेमाल या इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर भी कुछ गिने चुने लोग करते हैं। मसलन एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम है जैद हामिद। जैद हामिद को पाकिस्तान भी गंभीरता से नहीं लेता। उसके मुंह से मैंने कई बार गजवाए हिंद की बात सुनी है। उसके दिमाग में ख्याली पुलाव है कि किसी दिन जो है पाकिस्तानी सेना भारत पर हमला करेगी और भारत पर कब्जा कर लेगी। यानी कि सीमा पार जैद हामिद गजवाए हिंद का नाम लेता है और सीमा पार यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। यह हमारे मुख्यमंत्री हैं। सोचिए ये समाज को किस कदर क्या शिक्षा दे रहे हैं। गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं जो भारत से नफरत करने वाले लोग कहते हैं या करते हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गजवा हिंद की बात करते हैं। कितने शर्म की बात है। शरीयत की बात कर रहे हैं, मजहबी उन्मादी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप चुनाव जीत जाएंगे, अपना संयम मत खोइए, आप जीत जाओगे चुनाव। क्यों आप इस तरह से लक्ष्मण रेखाएं लांघ रहे हैं बार बार? क्यों इस तरह की भड़काऊ बातें आप कर रहे हैं? चुनाव जीत जाएंगे, उसके लिए आपको आपका मानसिक आपा नहीं खोना चाहिए। और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, यह मानसिक आपा क्यों खोया जा रहा है। आपके सामने यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्या आप जानते हैं कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि 40 बूथों पर फिर से मतदान कराया जाए। 40 बूथों पर चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इस तरह से बौखला रहे हैं भाजपा के मंत्री और बड़े बड़े नेता पहले चरण के मतदान के बाद। मुझे भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं दोस्तों कि पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा की हालत कमजोर है। क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह के बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टेलीफोन पर इंटरव्यू दे रहे हैं? क्या इसी बौखलाहट से आप लोग चुनाव जीतेंगे? दोस्तों, जो ये खबरें आप पढ़ रहे होंगे तमाम जगहों पर कि पहले चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी को 35 से 50 सीटें मिल सकती हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इंतजार करना चाहूंगा नतीजों का, क्योंकि चुनाव जो होती है ना, वो बहुत ही पेचीदा चीज होती है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक उन्माद के जरिए समाज में जो जहर बोया है ना, उसकी फसल वो आने वाले कई सालों तक काटती रहेगी और उसका फायदा उसे मिलता रहेगा। सवाल यह कि जो 2013 में हुआ था, यानी कि मुजफ्फरनगर के दंगे, जिसकी चपेट में समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया था, क्या वहां की जनता उसे आसानी से खारिज कर देगी और भूल जाएगी और मुद्दों पर वोट करेगी? जी हां, मुद्दों पर। आज की तारीख में मीडिया डिबेट किस पर कर रहा है? हिजाब, बुर्का, गजवाए हिंद। असली मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। मुझे खुशी है कि चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। मसलन मुद्दा क्या है मैं आपको बतलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह शॉकिंग खबर, 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड व उसके निदेशकों पर दर्ज किया केस। 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और इनके ऑपरेशंस गुजरात के शहरों में फैले हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं किन शहरों में छापे मारे गए जिसके जरिए यह बहुत बड़ा घोटाला या घपला सीबीआई को पता चला। सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे। और यहां पर दस्तावेज जो हैं मिले हैं किसके? एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के, और उन पर केस दर्ज किया गया। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर किसी भी न्यूज चैनल में डिबेट हो रहा है? न्यूज चैनल्स में डिबेट किस पे हो रहा है? न्यूज चैनल्स में डिबेट हो रहा है हिजाब पर, बुर्खे पर, गजवाए हिंद पर। हमारे पैसे को ले उड़ने वाले मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और फिर ये जो एबीजी शिपयार्ड के लोग हैं, इन पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव ये मुद्दे तो उठा रहे हैं, मगर मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या जनता को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उन्हें इस मुद्दों से कोई असर नहीं पड़ता? सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जो लोग पैसा लेकर के भागते हैं वो कहां के हैं? और ये वाला भी उद्योगपति जो पैसा लेकर के भागा है वो भी वही का निकला। बताओ, भरोसा करोगे इन पर? ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता को झांसा दे रहे हैं, और जब इन्हें वोट नहीं मिल पा रहा है तो झगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन हमारी जनता सावधान है, और इतना सावधान है कि मन बना करके बैठे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जब वोट पड़ेगा तो बाबा मुख्यमंत्री का पता नहीं लगेगा कहां पहुंच जाएंगे। और बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। अखिलेश यादव पर लगातार भाजपा का प्रचार तंत्र यह भी हमला कर रहा है कि अगर हम सत्ता से गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फिर से बिगड़ जाएगा।
अखिलेश यादव यकीनन इस मुद्दे को लेकर कटघरे में हैं, मगर वो पलटवार भी कर रहे हैं। किस तरह से, आप खुद सुनिए। इनकी सरकार में अपराधी खुले घूम रहे कि नहीं घूम रहे? इनके सरकार में माफिया क्रिकेट खेल रहे कि नहीं खेल रहे? इसलिए साइकिल की मदद करना। मगर आज जो मैं आपके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं ना दोस्तों, उसका मकसद बहुत साफ है। उसका मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए बुरी तरह से बौखला गई है, और यह बौखलाहट हम प्रधानमंत्री के तेवरों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तेवरों में देख रहे हैं, वहां के मंत्रियों विधायकों के तेवरों में देख रहे हैं। अब इस बौखलाहट में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है, या फिर इस बौखलाहट में वो कई ऐसी चीजें करेगी, जैसे कि बयान आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं साहब। कल्पना कीजिए किसी समाजवादी पार्टी नेता या कांग्रेस के नेता ने या उनके मुंह से गजवाए हिंद शब्द निकल जाता, तो मीडिया कितना बड़ा इस पर बवाल करता। और यह बौखलाहट हर जगह दिखाई दे रही है। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर इतना घटिया हमला किया, और हमला कोई राहुल गांधी पर नहीं था, उनकी बुजुर्ग मां सोनिया गांधी पर था। उन्होंने यह कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, क्या हम आपसे सबूत मांगते हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हो? कितना शर्मनाक बयान था वो। और यही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिनके पूर्वजों पर सवाल है वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि चुनाव को लेकर एक शालीनता होती है, और मुझे खुशी इस बात की है कि शालीनता की हदों को कम से कम अब तक ना अखिलेश यादव लांघ रहे हैं, ना राहुल गांधी लांघ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा लांघ रही हैं, क्योंकि उन पर हमले की तमाम हदों को इन्होंने पार कर दिया है। मैं नीचता शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं दोस्तों, मगर असंसदीय भाषा है, लिहाजा मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर वो तमाम हदों को पार किया गया है। ये चुनाव नहीं रह गए हैं दोस्तों, ये मानो दंगा भड़काने का एक जरिया हो गया है, जहर बोने का एक जरिया हो गया है। न जाने क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हम जहर बोएंगे उतना फायदा हमें होगा, मगर फिर जहर बो के जो फसल आप काटेंगे वो फसल खाने में किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी, ना आपके लिए, ना प्रदेश की जनता के लिए। नमस्कार।